अस्सलामुअलैकुम। इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जतोई। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान जो दिफाई मुआहदा हुआ है इसमें मज़ीद अरब और मुस्लिम ममालिक भी शामिल हो सकते हैं और शायद ये नेटो तर्ज का मुआहदा आगे जाके बन सकता है। इस पर बात होगी प्रोग्राम में। साथ ही साथ बात करेंगे सदर ट्रंप की जानिब से 20 निकात पर मबनी अमन प्लान जो है वो पेश किया गया है। क्या इस पर अमल दरामद हो सकेगा? क्या गज़ा में जंग बंदी की सूरत हाल पैदा की जा सकेगी? इस पर बात होगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे हम समूह फ्लोटीला को इसराइली फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 500 के करीब एक्टिविस्ट इसमें मौजूद हैं और मुख्तलिफ ममालिक के एक्टिविस्ट इसमें मौजूद हैं। क्या उनकी रिहाई के लिए, उनकी रिलीज़ के लिए काम किया जा सकेगा और इस बारे में क्या आगे जाके मंजरनामा बनेगा? इस पर बात होगी। प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे हम पंजाब की वज़ीर आला और पीपल्स पार्टी में मुख्तलिफ इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। सैलाबी सूरत हाल से लेकर अब बात की जा रही है पानी और वसाइल की तकसीम तक ये बात पहुँच चुकी है और अब सियासत में भी मंजरनामा तब्दील होता दिखाई दे रहा है। इसके क्या असरात होंगे आने वाले टाइम पर, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की जो स्टेटमेंट है उनकी जानिब से कहा गया है कि नेटो तर्ज का इत्तेहाद आगे जाके बन सकता है। मज़ीद मुस्लिम और अरब ममालिक भी इस मुआहदे का हिस्सा बन सकते हैं। इस पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार खान साहब दिफाई तज्ज़िया कार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। वक़ार खान साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा है कि सऊदी मुआहदा आनन फानन नहीं हुआ, बल्कि कई मुस्लिम ममालिक मुआहदे के साथ आने में इंटरेस्टेड हैं। क्या लगता है नेटो तर्ज का अलायंस बन सकता है आगे जाके? आई थिंक इसकी एक तो जरूरत भी है और दूसरा इसकी इंक्लिनेशन रही है। आपको पता है कि आलम इस्लाम के जो बड़े मालिक हैं उनके दुश्मन भी बहुत सारे हैं। इजराइल और भारत तो हैं, उसके अलावा भी कई मालिक जिनके नजरों में खटकते हैं। तो अभी आई थिंक जब मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन में एक टेक्टोनिक शिफ्ट आई, आई थिंक लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि उसमें स्पेशली अगर आप देखें ये 4 महीने बड़े इवेंट खुल रहे हैं। पाकिस्तान भारत का क्लैश है, उसके बाद ईरान पे हमला है, उन्होंने जवाब दिया, और फिर कतर पे। तो अगर आप गौर से देखें तो एक सीक्वेंसिंग है इसमें कि मुस्लिम मालिक को काउंट डाउन किया जाए, जो भी थोड़ी बहुत मिलिट्री पावर रखते हैं मिडिल लेवल के जो मालिक हैं उनको इतना अंडरमाइन कर देंगे फिर आगे सर न उठाए। तो उस लिहाज से आई थिंक ये बातचीत ऑलरेडी चल रही थी। और सऊदी पाकिस्तान पैक्ट जो है इसकी एक अपनी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है, एक लेगेसी है हमारी, और उसमें हमेशा सऊदी अरेबिया पाकिस्तान ने कोऑपरेट किया। पाकिस्तान ने डिफेंस के मामले में सऊदी अरेबिया को बड़ी एश्योरेंसेस भी दी हुई है। तो ये बड़ा खुशाइंद है आई थिंक जो वज़ीर ख़ारिजा का और नायब वज़ीर आज़म का स्टेटमेंट है। और आई एम श्योर इसमें अभी आप देखेंगे ग्रेजुअली कि गल्फ के बाकी ममालिक हैं इंशाल्लाह वो भी इस अम्ब्रेला के नीचे आएंगे और इसी में आई थिंक सबकी बेहतरी भी है। इवन आई थिंक ईरान ने भी हिंट किया है शायद कि वो भी इस इत्तेहाद का हिस्सा बने। तो ये आई थिंक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगी। जो लोग सेक्टेरियन बुनियादों पे इस्लाम मुस्लिम वाले को डिवाइड करके फायदा उठाते थे, आई थिंक उनके लिए बहुत बड़ा धचका होगा। और सबसे ज्यादा डिस्कशन अभी भारत में हो रही है, डिस्पाइट के इनका रिटोरिक डेली आप देखें धमकियां चल रही है, लेकिन वो बहुत सख्त परेशान है कि किस तरीके से जो है पाकिस्तान की स्पेस बढ़ी है। मेरे ख्याल में बे ऑफ बंगाल से लेके मेडिटेरेनियन तक, और इसमें पूरा वेस्ट एशिया है, टर्की है, इसमें पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बहुत ग्रो किया है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि वज़ीर ख़ारिजा ने यह भी कहा है कि गज़ा मुआहदा के लिए ट्रंप के जो 20 पॉइंट हैं उनमें तब्दीली आ गई है। एक तो ये फरमाइएगा कि क्या नेतन्याहू के कहने पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो सारा मुसवदा तब्दील कर दिया या आपको इसके पीछे क्या नजर आता है? जी आई थिंक जो फलस्तीन का मसला जो है ओवरऑल उसको देख लेते हैं, बिकॉज गजा को अगर हम आइसोलेट करेंगे तो फिर ये तो जिस तरह मसला कश्मीर एग्जैक्टली इतना ही पुराना है। अभी आप देखें 1948 से ये ऑक्यूपेशन चल रही है और इसमें फलस्तीनी की अपनी स्ट्रगल है। पहले आपको याद होगा अरब रियासतें जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व रही हैं वॉर में, मिस्र है, जॉर्डन है, सीरिया है, उसके बाद बाकी इराक तक ने फौजें भेजी थी। फिर ऐसा हम देखा कि ये जो इजराइल का इंटरनल पेरीमीटर है, क्लोजर पेरीमीटर, उसको न्यूट्रलाइज किया गया और फिर आपने देखा चीजें आगे बढ़ी हैं और इसमें बहुत ज्यादा अट्रॉसिटीज हुई। अभी एक तो रियलाइजेशन है कि जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ पे अमन की तरफ भी जाया जाए और फलस्तीनियों को रिलीफ मिले, और उसमें डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइजेस भी हैं। लेकिन जो इजराइल है उस पर काफी प्रेशर है, बिकॉज यूएस ने भी फील किया है। अभी देखें उसको कतर को भी गारंटी देनी पड़ी है कि ये जो अटैक हुआ था उसके बाद मेरे ख्याल यूएस फेल्ट के इजराइल की वजह से उसके अपने जो क्रिटिकल इंटरेस्ट है खत्ते में वो थ्रेटन हो गए और अंडरमाइन हो गए। और आपने जो मुआहदा है पाकिस्तान सऊदी अरब, इसको भी बड़े गौर से देखा जा रहा है। अच्छा सर ये फरमाइएगा कि क्या पाकिस्तान गजा में अपनी फौज भिजवाएगा?
ये मेरी असेसमेंट ये है कि जब आई थिंक इस पे जो अगली फेजेस होंगी उसमें कोई अंडरस्टैंडिंग होगी, बिकॉज पाकिस्तान की एक तो मिलिट्री की अपनी एक स्ट्रेंथ है, फिर अरब वर्ल्ड में, इस्लामिक वर्ल्ड में उसकी अपनी एक इज्जत है, रिस्पेक्ट है और क्रेडिबिलिटी है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अब देखा बोस्निया हर्जेगोविना का जब मसला था, वहां भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था, तो पाकिस्तान आर्मी ने बड़ा रोल प्ले किया था। इस तरीके से यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन में वन ऑफ द लीडिंग आर्मीज है पाकिस्तान की फोर्सेज है। मतलब अगर आप देखें हर साल तकरीबन 10,000 के करीब हमारा कॉन्टिजेंट बाहर रहता है, तो ये हमारी क्रेडिबिलिटी भी है। और दूसरा एक डेफिनेटली वी आर लीडर इन द मिडिल ईस्ट इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर, तो डेफिनेटली पाकिस्तान इंशाल्लाह अपना हिस्सा डालेगा। भी डिपेंड करता है कि इसके कंटूर्स कैसे खुल के सामने आते हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आई एम श्योर जब कंसल्टेशन की है इस्लामिक ममालिक से, फिर अच्छा वकार खान साहब, ये जो 20 निकात पर मबनी अमन प्लान है, क्या समझते हैं इस पर अमल दरामद हो सकेगा? क्योंकि सदर ट्रम्प ने, हमने इससे पहले देखा, यूक्रेन रशिया वॉर को ख़त्म करने के हवाले से भी एक मैकेनिज्म बनाया, अभी मामला उधर के उधर ही हैं। गज़ा जंगबंदी के हवाले से कई दफ़ा पहले भी बात होती रही है, लेकिन उस तरह से अमल दरामद नहीं हो सका। अभी ये जो 20 निकात पर मबनी अमन प्लान है, क्या समझते हैं इस पर अमल दरामद हो सकेगा? ये देखिए डिफिकल्ट तो डेफिनेटली है, बिकॉज इट्स एज कॉम्प्लिकेटेड मसला कश्मीर है या रशिया यूक्रेन वॉर, हालांकि नहीं है, लेकिन आप खुद देख लें कि डिस्पाइट के ट्रम्प ने पुतिन के साथ मुलाकात की, उनको इनवाइट किया अलास्का में और बड़ा क्रिटिसाइज हुए वो एस्टेब्लिशमेंट ने और बाकी जो डेमोक्रेट्स हैं, लेकिन ही स्टिल मैनेज्ड इट। लेकिन अभी तक कोई आसार नजर नहीं आते, मे बी कोई लॉन्ग टर्म में। तो इसी तरीके से ये जो मामला है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है फलस्तीन का, और इसमें सिर्फ गजा का नहीं, इसमें वेस्ट बैंक का है, उसके बाद डिमिलिटराइजेशन है, फिर डेवलपमेंट है और पूरी ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट होनी है। इसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये जरूर है कि फर्स्ट टाइम अमेरिका ने एज एन आर्बिट्रेटर कह लें या एज लीडर आगे बन के सामने आया। ये पहले नहीं हुआ, पहले वो बिल्कुल वन साइडेड लेते रहे हैं। डेफिनेटली इसमें इजराइल को भी रिलीफ देने की बातचीत होगी, उसकी भी सियासी जो पोजीशन है उसको भी आई एम श्योर वो मद्देनजर रखेंगे। लेकिन अभी इतना ज्यादा प्रेशर है, चोटेला का मसला हो, चीजें हैं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, हमास ने तो कह दिया कि आजाद फलस्तीनी रियासत के क़याम तक वो हथियार नहीं डालेंगे। यही है, ये मैं कह रहा हूँ कि जो स्टांस है दोनों साइडों का, तो जब आप डिमिलिटराइजेशन की बात करते हैं, अगर इजरायली फोर्सेस ने निकलना है तो फिर साफ ज़ाहिर है हमास को भी डेफिनेटली वहां से या मे भी आप कह लें कि किसी हद तक उनका सुसू कम किया जाएगा, तब ये चीजें आगे हो सकती हैं। लेकिन स्टांस अभी देख ले इतना हार्ड है, तो इन फोर्सेस को अलग करने में या हटाने में बड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मेरे ख्याल में भी जो कंसल्टेशन हुई थी इस्लामिक ममालिक के साथ, प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो बड़े करता ममालिक हैं, उसमें ये चीजें डिस्कस हुई होंगी। चूंकि ये कॉम्प्लिकेटेड इशू है, ना ये ब्लैक एंड व्हाइट में हो सकता है, ना ये आप कहें कि विद इन लेट्स डेज या मंथ की बात है, इसमें साल भी लग सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि इसकी शुरुआत हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें उस तरफ जाएं। अगर आप पीछे चले जाएं, यासिर अराफात और जो इज़ाक राबिन का मायदा हुआ था, आपको याद होगा, उसमें भी देखें दोनों को बाद में इज़ाक राबिन को असैसिनेट कर दिया था जो ज़ायनिस्ट थे, और यासिर अराफात भी फिर इसी तरीके से फौत हो गए और वो ही कुडंट एक्चुअली सॉल्व इट। और ये 1990s की बात है, तो आप देख लें 25 साल इस चीज को भी हो गए। अच्छा सर, तो इसी तरीके से ये कॉम्प्लिकेटेड मसाइल हैं, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि जो बिगनिंग है इसमें डेफिनेटली नाउ वी वांट कि फलस्तीनियों को रिलीफ मिले। बच्चों की शादियां हो रही हैं, जेनोसाइड हो रहा है। ब्रिगेडियर साहब, ये जो सूरत हाल है इस वक्त, आप देखें कि फ्लोटिला को देख लें कि तमाम कश्तियों पे कब्जा कर दिया, लोगों को गिरफ्तार कर दिया। तो जब इसराइल ये भी बर्दाश्त नहीं कर रहा तो रिलीफ पे कैसे आएगा? और ये इस हवाले से आप क्या कहेंगे इस सारे इशू पे? ये बिल्कुल फ्लोटिला वाला बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इजराइल को ये खतरा था कि अगर ये नजदीक आते हैं और ये लोग लैंड कर जाते हैं तो फिर साफ है वहां से चीजें खबरें निकलेंगी, एक्सपोज हो जाएंगी। गजा का तो आपको पता है 6 हिरोशिमा बॉम्ब्स के बराबर ऑर्डिनेंस डिलीवर किए जाते, 6 या 7, आप कैलकुलेट करें इन टर्म्स ऑफ किलोटन, मिसमार कर दिया गया है। और इजराइल तो इसको जॉब नहीं कर सकता, लेकिन ये मौका उसके लिए अच्छा था कि ये अलाउ करते ह्यूमैनिटेरियन और कम से कम कोई गुड विल। लेकिन ज़ायनिस्ट जो है हम देख लें, चाहे मोदी हो नेतन्याहू, ये अपनी पॉलिसी से पीछे हटने वाले नहीं है। इट हैज टू बी अ पॉलिटिकल प्रेशर। हाँ, ये जरूर सजेशन होगी कि इस्लामिक वर्ल्ड अभी जो है अगर मिलिटरी नहीं तो डिप्लोमेटिकली तो करे ना,
कट ऑफ करें, इकोनॉमिकली कट ऑफ करें, इतना प्रेशर डालेंगे फिर वर्ल्ड को यकीनी तौर पर अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करना चाहिए। वकार साहब, आपसे एक और चीज़ पर कमेंट चाहेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा है चीन, जिसमें मुतादिद फाइटर जेट्स पर ब्रीफिंग दी गई है। इवन J-35, J-20, J-10 और JF-17 के बारे में बताया गया है। इन ब्रीफिंग्स को आप क्या समझते हैं? पाक चीन दिफाई ताबुन में फ़रोख्त के तनाजुर में देखा जाए तो आपकी क्या राय है? ये पाकिस्तान ने हमेशा बैलेंसिंग की है अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि कई यार दोस्त जो है खामखा इस पे सवाल उठाते हैं कि लेट्स से अगर आप अमेरिका के साथ अपना रिलेशन बेहतर कर रहे हैं तो इट इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इट। दैट्स व्हाई जो प्रेसिडेंट का और बड़ा तवील दौरा था, आई थिंक इसमें मिलिट्री इंस्टॉलेशन भी थी, बाकी जगहों पे भी गए हैं, और साथ आई थिंक बिलावल साहब भी थे, उनकी बेटी भी थी। तो ये चाइना का इतना होस्ट करना, और ये भी भारत में बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ है। बाकी प्रेसिडेंट जो है कमांडर इन चीफ है आर्म्ड फोर्सेस के, तो उस हैसियत से देखा जाए अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशन का विजिट करते हैं या नए वेपन सिस्टम को, तो साफ जाहिर है उसके अंदर डेफिनेटली जो नेक्स्ट पाकिस्तान की पोजीशन होनी है वो चीजें भी आई एम श्योर इसमें डिस्कस हुई होंगी। और उम्मीद है कि पाकिस्तान को जो लेटेस्ट वेपन सिस्टम है चाइना से, जो इस वक्त दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट वेपन सिस्टम टेस्टेड है, वो मिलेंगे। अच्छा, हाँ साहब, आई थिंक ये सक्सेसफुल दौरा था। हाँ साहब, ये कहा जा रहा है, ने प्रूव किया है कि चाइना के साथ। जी हाँ साहब, ये भी कहा जा रहा है, ये खबरें आ रही हैं कि प्रेसिडेंट जरदारी को बगैर पायलट के जो उड़ने वाला जंगी तैयारा है उस पर भी ब्रीफिंग दी गई है, और पाकिस्तान को वो बगैर पायलट के उड़ने वाला तैयारा भी मिलने की तवक्को है। जी, चाइना तो हमेशा आई थिंक ऑफर की है। उसमें जो अभी जो कंपैरिजन हो रहा है कि वेस्टर्न मिलिट्री सिस्टम की बनिस्बत एक तो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द प्राइस, और दूसरा एक टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं है, ये प्रूव हो चुकी हैं चीजें। तो आई एम श्योर चाहे ये मोटरली पायलटेड व्हीकल्स हों या अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसकी आप बात कर रहे हैं, और इसमें चाइना ने बहुत एडवांसमेंट कर ली। ड्रोन टेक्नोलॉजी तो भी लोग कह रहे हैं कि नंबर 1 है, और उस लिहाज से आई थिंक ये बड़ी खुशाइन चीज है। इंशाल्लाह ताला चाइना की जब भी इसमें आपने परेड में देखा होगा, उनकी परेड में बड़ी जबरदस्त किस्म की एंटी ड्रोन वॉरफेयर की कैपेबिलिटी दिखाई गई थी। तो शायद इसमें HQ-19 की बात हो रही है, फिर एंटी ड्रोन सिस्टम है, तो काफी चीजें हैं जो आई एम श्योर उसमें है, पाइपलाइन में है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान एक्वायर करेगा। अच्छा सर, हमारे लिए एक खुशखबरी की बात ये भी है वसीयत कौम के पाकिस्तान ने फतह 4 का भी कामयाब तजर्बा कर लिया है। इससे आप क्या समझते हैं, हमारे जो दिफाई कुव्वत है वो कितनी मजबूत होगी? जी, ये जो सिस्टम है ये हाईमार सिस्टम कहलाता है। बेसिकली इट्स अ वेरी क्विक, आप कह रहे हैं आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है, और आपने देखा इससे पहले पाकिस्तान ने रॉकेट फोर्सेस के क्याम का ऐलान किया था, और ये अगर इंडिजिनस प्रोडक्शन देखें तो 4-5 वाला है, भारत के पास भी नहीं है। क्विक है, उसके बाद मोबाइल है, मूव कर सकता है, और अगर आप रेंज देखें तो अभी मेरे ख्याल ईस्टर्न सी बोर्ड के अलावा तकरीबन सारा भारत इसकी रेंज में, और ईस्टर्न सी बोर्ड के लिए आपको पता है फिर शाइन सिस्टम है और ड्रोन है। तो इस वक्त एक बड़ा क्लियर मैसेज है भारत को कि नेक्स्ट टाइम अगर ये होता है, और ये सही कहा हमारे आर्मी चीफ और DIFP ने, फिर ईस्ट से शुरू होगी, तो ये उसी की तरफ इंडिकेशन है कि नेक्स्ट लड़ाई में फिर मशरक की तरफ से लड़ाई शुरू होगी और इधर आएगी पंजाब की तरफ। तो इसमें पूरा भारत जो है, चाहे उसकी मिलिट्री टारगेट्स हो, इकोनॉमिक टारगेट्स हो, सारे पाकिस्तान की रेंज में हो। अच्छा सर, कुछ तज़किया कर तो ऐसे हैं कि जिनके मुताबिक ये फतह 4 का जो है खौफ इस वक्त दिल्ली से लेके तल अबीब तक है। जी बिल्कुल, देखें इसमें तो फिर आगे जो कैपेबिलिटी है उसकी रेंज भी इंशाल्लाह बढ़ाई जाएगी, और इसमें देखें जो रॉकेट फोर्सेज है, मिसाइल फोर्सेज है, जो कमांड बनी है, तो इसमें बेशुमार डिफरेंट रेंजेस, कुछ क्रूज मिसाइल हैं अभी, लाइक इसमें ये बड़ा आप कह लें स्टेल्थी भी है, डिटेक्ट भी नहीं होता, लो आप कह लें ट्रेजेक्टरी पे मूव करता है, वेरी फास्ट मूविंग है। तो ये तो पलक जबते ही इंशाल्लाह ताला लेगा। बाकी जो है जब मुआहदा हो गया, देखें मैं तो पहले भी कहता रहा हूँ कि सऊदी अरेबिया के साथ मुआहदे के बाद जो नाउ इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम बे ऑफ बंगाल टिल मेडिटेरेनियन सी, ये बहुत बड़ी आई थिंक डेवलपमेंट है। इंशाल्लाह ताला आपको बेसिस भी मिलेंगे, और पाकिस्तान की मिलिट्री की रीच भी एक्सपैंड होगी। अभी सिर्फ ये नहीं कि यहाँ से बैठ के करने, हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की वजह से हमें बड़ा एज मिल रहा है, फिर हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा सऊदीया के साथ एक कामयाब मुआहदा रहा। अब जो इसहाक डार साहब ने बात की है, क्या समझते हैं, एक तरफ से इशारा भी उन्होंने किया है कि शायद और मुस्लिम ममालिक आगे जाके शामिल होने जा रहे हैं, तो क्या फ्यूचर में हमें शायद ये सुनने को मिलेगा कि फ़लाँ मुल्क भी इसमें शामिल हो गया और एक बहुत बड़ा अलाइंस बन जाएगा जो कि पूरी दुनिया के लिए मुस्लिम बड़ा अलाइंस बनेगा, जो पूरी दुनिया के लिए देखने के काबिल होगा? जी बिल्कुल, ये आई थिंक एक बड़ा स्टेबिलिटी फैक्टर भी होगा। और मैं खुद 1-2 प्रोग्राम पे गया हूँ सऊदी चैनल पे, और वहाँ के ब्रिगेडियर साहब क्या बड़े फैसल हैं,
कि वी आर लुकिंग एट हाईटेक वेपन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, वी आर लुकिंग एट मिलिट्री कैपेबिलिटी, तो क्रेडिबिलिटी जो आपकी है, तो उसकी वजह से अल्लाह ताला ने ये कामयाबी दी है पाकिस्तान को। और आई एम श्योर सऊदी रिसोर्सेज हो, फिर पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी हो, उसके बाद विल है लोगों की, ये चीजें देखी जाती हैं, तो कहाँ से कहाँ जा सकती है इस्लामिक पॉलिसी। इंशाल्लाह ऐसा अम्ब्रेला होगा जिसमें बिल्कुल पाकिस्तान एक अम्ब्रेला का रोल प्ले कर रहा है और पाकिस्तान को यकीन पे हर एज पर, हर फोरम पर पाकिस्तान इस वक्त लीड कर रहा है। तो शुक्रिया आपका वकार खान साहब, आप हमें इस हवाले से बता रहे थे। इमरान साहब अब आपकी तरफ जाएंगे। इफ़ अग्रेशन अगेंस्ट वन, अग्रेशन अगेंस्ट बोथ, ये जो इस तर्ज का मुआहिदा हुआ है पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान, और अब ये भी कहा जा रहा है कि और भी मुस्लिम अरब ममालिक इसमें शामिल होंगे, तो पाकिस्तान की पोजीशन आप किस तरह से समझते हैं मजबूत होती है, आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि पाकिस्तान जाहिर है इस मुआहिदे को लीड कर रहा है। देखें ज़ैनब, सीधी सी बात है कि पाकिस्तान ने मार के हक में और ऑपरेशन बयानुल महसूस में जिस तरह से अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को, आप देखिए एक तरफ 7 अरब डॉलर और दूसरी तरफ 80 अरब डॉलर, तो इतना फ़र्क और इतने बड़े जो हैं दुश्मन को जिस तरह से नाको चने चबुआए हैं, तो उसमें अल्लाह की रहमत से ये साबित किया है कि हम टेक्नोलॉजी वाइज, हम बहादरी वाइज, हम प्लानिंग वाइज, हम हर लिहाज से इंडिया से कहीं आगे। अब उसका नतीजा क्या हुआ है? देखिए, फौजें सिर्फ पैसे से नहीं बनती, ना ही जंगें जो हैं वो सिर्फ पैसे से लड़ी जाती हैं या जीती जाती हैं। फौज बनती है जज्बे के साथ, फौज बनती है आपके विजन के साथ, फौज बनती है आपकी प्लानिंग के साथ, और उसके बाद फिर वो बारी आती है असले की या आपके पास हथियार क्या है। अब पाकिस्तानी फौज ने ये पूरी दुनिया के सामने अल्हम्दुलिल्लाह ये साबित किया है कि वी आर दी बेस्ट। तो उसका नतीजा ये निकला है कि इस्लामी ममालिक तो आपके साथ फ़ौरन आए हैं क्योंकि हमारा उनसे एक ताल्लुक इस तरह का है, लेकिन खित्ते में जो दूसरे ममालिक हैं, आप यहाँ से अगर एशिया की बात करें, साउथ एशिया की, और फिर यहाँ से लेकर मिडल ईस्ट की, तो उसमें अब हर निगाह पाकिस्तान की तरफ है। तो लिहाजा मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला ने एक ऐसा मौका दिया कि हम ना सिर्फ ये कि वो कहते हैं ना मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख, तो पाकिस्तान उस पाकिस्तान फिर आने वाले वक्त में सुपर पावर बनने जा रहा है इंशाल्लाह। पाकिस्तान सुपर पावर, मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान सुपर पावर बन चुका है, अब सिर्फ एक ऐलान होना बाकी है। और ये आप बहुत जल्द देखेंगे कि जिसे मुख्तलिफ ममालिक जब आके ये नेटो तर्ज का अगर मुआहदा हो जाता है और हमारी टेक्नोलॉजी इससे इन्हांस होगी, जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि सिर्फ ये नहीं है, हमारी देखें वहाँ हमें बेसिस मिलेंगी, चीज़ें होंगी, फिर उससे फ़ायदा होगा। और जब आप पूरे इस खित्ते को अगर लीड करेंगे, लीड फ्रॉम द फ्रंट, तो फिर आपकी इज्जत में पाकिस्तान की दिफाई पोजीशन मजबूत हुई है। मिलिट्री कैपेबिलिटी की वजह से ममालिक मुआहदे करना चाहते हैं और इवन 100 ममालिक ने दिफाई बजट में भी इजाफा कर दिया है। तो पाकिस्तान इस वक्त रोल मॉडल के तौर पर तमाम तर दुनिया में नजर आ रहा है। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे इसराइली हुकूमत समूद फ्लोटेला के मुसाफिरों को कौन से यूरोपीय मुल्क भेज रही है, इस पर बात होगी। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, समूद फ्लोटेला के 500 के करीब एक्टिविस्ट जो इसराइल की जानिब से गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उनको किस हालत में रखा गया है, इस पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं जलाल महमूद जो कि फ़लस्तीनी सहाफ़ी भी हैं। जलाल साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। फ्लोटेला के बारे में कॉमेंट लेने से पहले मैं आपसे इस बारे में जानूँगी कि सदर ट्रंप की जानिब से 20 निकात पर मबनी अमन प्लान जो है वो पेश किया गया है, क्या समझते हैं ये काबिल अमल हो सकेगा? जी बहुत शुक्रिया बहन। सबसे पहले बात तो ये जो मंसूबा है, नाम नहाद मंसूबा है, जो पहले शुरू में वो 21 निकात पर मुश्तमिल थी, फिर जब उस नाजायज़ रियासत का वज़ीर आज़म नेतन्याहू जब अमेरिका गया है तो एक पॉइंट इन्होंने माइनस कर दिया, 21 में से इन्होंने 20 कर दिया। वो पॉइंट थी जिसमें फ़लस्तीन खुद मुख्तार रियासत की बात थी, उसके अंदर है, इन्होंने तो माइनस कर दिया। साथ साथ इन्होंने इस 20 निकात के अंदर जो अनाउंस हुए, उस 20 निकात के अंदर नेतन्याहू ने भी बहुत चीज़ें चेंज कर दी। बहुत जो ये असल वो निकात नहीं है जो गुज़िश्ता दिनों में अरब और मुसलमान के आत्मा मालिक के सरबराहान में जो मीटिंग हुई थी ट्रंप की, जिसमें का कोई नुमाइंदा नहीं था, उसमें तो ये नहीं थे। ये जो 20 निकात हैं उसमें तो ये शामिल ये चीज़ें नहीं थी। काफ़ी चेंजिंग, काफ़ी तरमीम है। अच्छा, अब आपने जो सवाल किया है कि इसमें उस पर अमल दरामद हो सकती है या इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, नहीं है। देखिए मेरे बहन,
अगर मैं सारा 20 निकात की बात करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, आपका प्रोग्राम का भी टाइम है, लिहाजा सिर्फ मैं मेन चीज़ की तरफ आऊँगा। अव्वल तो ये दुनिया कहते हैं उसको अमन का मंसूबा है, ये अमन का मंसूबा नहीं है, ये फ़लस्तीनियों के लिए एक जाल है, बिछाया जा रहा है, बिल्कुल जाल है। और इस जाल में नेतन्याहू और ट्रंप ये चाहते हैं कि इस जाल में वो कामयाबी इनको मिल जाए जो नेतन्याहू को 2 साल में नहीं मिली है। यानी 2 साल में जिन्होंने अहदाफ का ऐलान किया है इसको मिली नहीं है। इन्होंने देख लिया कि ना ही मुज़ाहमती जो तंजीम है, जो मुजाहिदीन गज़ा में, इन्होंने हथियार डाल दिया, और ना ही फ़लस्तीनी अवाम जो है वो वहाँ से हिजरत की है। जो अहदाफ जो आपको पता है हम हमेशा जिक्र करते हैं। एक तो पहली बात। दूसरी बात, यरगुमाली जो इसराइल की यरगुमाली ये हमास के पास है, मुजाहिदीन के पास है, तो इनको ताकत से रिलीज़ नहीं कर सका, तो इससे नाम नहाद मंसूबा से वो रिलीज़ करवाना चाहते हैं। फ़लस्तीन का या गज़ा का मुस्तकबल अब उसको भी इसका फैसला भी ये करने लगे कि जनाब हम गज़ा के अंदर एक मुश्तरका फोर्सेस होगी, और नाम किसका है आ रहा है कि जो बदनामी ज़माना का साबिक़ वज़ीर आज़म बरतानिया का टोनी ब्लेयर, उसको भी गज़ा के ऊपर गवर्नर बना रहे, ठीक है, क्योंकि टोनी ब्लेयर साहब जो है ना वो हमारे कोई पुप्पी का बेटा लग रहा है ना कि वो हमारे ऊपर हुक्मरानी करेगा। यानी इतनी कुर्बानियाँ के बाद फ़लस्तीनियों ने जो दिए, जो हमने दिए, जो हमारा खून बहाया गया है 108 साल से, 108 साल से जब से सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हुई है आज तक हमारे कत्ल आम हो रहा है। अब ये चाहते हैं कि हमें दोबारा अब बरतानिया की तरफ जो है वो कब्जा में देने के लिए इरादा। अच्छा जलाल भाई, देखिए जलाल भाई, इमिटेशन होना होगा ही नहीं। जलाल भाई आप क्योंकि माशाल्लाह खुद एक सहाफ़ी हैं और अंदर की खबर हमेशा रखते हैं, हमारे प्रोग्राम में भी कई दफ़ा आपने एक्सक्लूसिव खबरें दी हैं, ये फरमाइएगा कि फलोटेला के हवाले से आपके पास क्या खबर है? जो जिन लोगों को वहाँ गिरफ्तार किया गया है वो उसको इसराइल ने कहाँ रखा है, और ख़ास तौर पे हमारे जो सेनेटर मुश्ताक खान साहब हैं उनके हवाले से अगर कोई खबर हो। फिर नेल्सन मंडेला का पोता भी उसमें शामिल था, इस पे जरा थोड़ी सी रोशनी डालें सर। 44 मुल्कों के 500 एक्टिविस्ट, बड़ी बात है। इमरान भाई, सबसे पहले बात तो ये, जब इस नाजायज़ रियासत के फोर्सेस ने हमला किया है इस काफिले के ऊपर, उस वक्त टाइम पाकिस्तान में 11:51 51, यानी 12 बजने में 9 मिनट है। मैं लाइव देख रहा था कि अल जज़ीरा का एक रिपोर्टर भी मौजूद है, अल जज़ीरा न्यूज़ का एक रिपोर्टर भी मौजूद था इस काफिले में। सबसे पहले बात तो ये, मेरी नज़र में ये कोई नई बात नहीं है, ये एक दहशतगर्द रियासत है। इससे तो इस काम का तवक्को थी मुझे, और मैं कर चुका हूँ कि ये होगा, ठीक है, यही करेंगे, इन्हीं के साथ है, क्योंकि इसराइल ने बाकायदा फैसला कर चुका है कि हम गज़ा के अवाम को के लिए कहीं से भी सुराग नहीं छोड़ेंगे जहाँ से इनको पानी या खुराक मिल जाए। अच्छा, जिस शख्सियत का नाम लिया है आपने, सेनेटर मुश्ताक साहब, सेनेटर मुश्ताक साहब का नाम आप लोगों ने रखा है साबिका सेनेटर मुश्ताक, लेकिन हम जो गज़ा के अवाम, मैं इनके खुशामद नहीं करूँगा क्योंकि अभी वो खुशामद करने की ज़रूरत नहीं है। हमने तो नाम इनका रखा है गज़ा का सफ़ीर, बच्चों के, फ़लस्तीनी यतीम बच्चों के, शहदा के बच्चों का रहम दिल बाब, ये है इनका नाम है मुश्ताक अहमद साहब का। इनका साथ जो भी हुआ और बाकी लोगों के साथ है, मेरी मालूमात के मुताबिक वो इस वक्त ये लोग हैं इसराइल की कस्टडी में हैं। इन पर तशद्दुद हो रहा है या नहीं हो रहा, मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जहाँ तक मैं इसराइल की साइकोलॉजी समझता हूँ, इस नाजायज़ रियासत को तशद्दुद तो नहीं करेंगे, यकीनन इनको हर सबको अपने अपने मुल्क में डिपोर्ट करेंगे, यानी वापस कर देंगे। यकीनी तौर पे ये कहा जा रहा है कि डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सबसे अहम नुक्ता इमरान भाई, जी मैं सबसे अहम पॉइंट जो मैं हर प्रोग्राम में जिक्र करता हूँ, जो बड़ा दिलचस्प बात है, इस काफिला के अंदर वो शहरी मौजूद है उन हुकूमतों के, उन ममालिक का जो ममालिक इसराइल का हामी भी है और इसराइल का इत्तिहादी भी थे और इसराइल को एहतियार भी फराम किया करते थे, बल्कि आज तक मेरा ख्याल कर रहे होंगे। अब मेरे ख्याल में
इनके शहरियों के साथ ये होने के बाद अब इस नाजायज रियासत दहशतगर्द इसराइल का मकरूह चेहरा मजीद एक्सपोज हुआ। बिल्कुल। अब इनको हुकूमतों को पता तो चल गया। अच्छा, मैं एक बात और, अब जब ये जो हमला हुआ था ना, सबसे पहले जब मैंने कहा था 11:51 सबसे पहले जो एहतिजाज निकला है वो इटली के दारुल हुकूमत में, रोमा बोलते इसको। फिर उसके बाद आस्ता आस्ता मुख्तलिफ दारुल हुकूमतों में एहतिजाज शुरू हुई। अब मेरी नज़र में, मेरे ख्याल में होना क्या चाहिए, मैं बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहता हूँ। होना ये चाहिए, सबसे पहले पाकिस्तान से मैं शुरू करूँगा। हमारे जो मुअज़्ज़ज़ हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है, जो भी अमली इक़दाम हो सकता है करना चाहिए। वो जलाल भाई इसहाक डार साहब ने तो कहा है कि हम यूरोपीय यूनियन की भी मदद लेंगे और पूरी हेल्प करेंगे। सर बिल्कुल यकीनन सर, मैं इसलिए मैं वही कह रहा हूँ। मुश्ताक अहमद साहब गज़ा के जो सफ़ीर है, मैं इनका नाम ये रखूँगा, अब मुझे कोई ना कहे साबिक़ सेनेटर है। ये अव्वल तो है पाकिस्तान का बेटा है और पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम पर सब के ऊपर फ़र्ज़ बनता है इनको तहफ़्फ़ुज़ देने की, इनको इस गाज़िब इसराइल, इस नाजायज़ रियासत से इनको निजात दिलाने की। अब इसहाक डार साहब की जो फरमा रहा है, बिल्कुल वो अपना किरदार अदा करेगा। ये हमारे पाकिस्तानी हुकूमत इतने गई गुजरी नहीं है। वो अपना बेटा को, जिसने मुल्क का खिदमत किया, मुश्ताक अहमद साहब ने इस मुल्क का खिदमत किया है, सेनेटर रह चुका है। बिल्कुल, सेनेटर मुश्ताक और जैसे और भी जो इमरान साहब जो बाकी एक्टिविस्ट है 500 के करीब, मेरा ख्याल है उन सबको खिराजे तहसीन पेश करना चाहिए कि उन्होंने बहुत हिम्मत का काम किया। अभी सदर ट्रंप ने जो ज़ैनब, असल सवाल ये है जलाल भाई, एक बात ये सिर्फ आपसे लाजमी जानना चाहेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमास को 4 दिन की मोहलत दे दी। दूसरी तरफ हमास का ये कहना है कि वो इस मायदे को बिल्कुल नहीं मानते और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक वो अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। तो इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? और इसको अमन मुआहिदा कहा जा रहा है इमरान साहब। अमन मुआहिदे का मतलब ये होता है कि 2 साइडेड एफर्ट की जाए और दोनों साइड से सुलह रहमी के साथ आगे बढ़ा जाए। तो आप समझते हैं कि जिस किस्म की ट्रंप साहब ने अल्टीमेटम दे दिया है कि वरना कुछ बड़ा होगा, और दूसरी जानिब गजा के रिहायशियों को निकलने के ऑर्डर्स भी दिए जा रहे हैं, हमास को इग्नोर करके बिल्कुल इस पे अमल हो सकता है क्या? बिल्कुल, दो तरफा ताउन के बगैर क्या कोई अमन मुआहिदा होता है सक्सेसफुल? मेरे बहन, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे। इमरान भाई ने जो बात की थी ना कि ट्रंप ने हमास को 4 दिन का मोहलत दी है, वो भी आपको बता दो कब दिया और कैसा दिया। ये अगले दिन जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था नेतन्याहू के साथ, अगले दिन सुबह यानी अमेरिका के टाइम के हिसाब से सुबह का टाइम था। मैं किसी और न्यूज़ चैनल में यहाँ पर मैं किसी प्रोग्राम में शरीक हो रहा था, तो उन्होंने नाश्ता के साथ उन्होंने ये अल्फाज किया है कि मैं हमास को 2 से 4 दिन का टाइम दे रहा हूँ। अगर इन्होंने मेरी तजवीज़ पर, मेरी मंसूबा पर अमल नहीं किया है तो मैं इसराइल को, इनके अल्फाज यही है, मैं इसराइल को इजाज़त दूंगा जो चाहे गज़ा के अंदर कर ले। देखिए जनाब मोहतरम, 2 बातें मैंने पहले दिन से पेशगोई की है और आस्ता आस्ता वो बात दुरुस्त साबित हो रही है। नंबर 1, हमास एख्तियार नहीं डालेंगे, ये पहले बात, एख्तियार नहीं डालेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे। मेरी जहाँ तक मैं हमास को समझता हूँ तो वो एख्तियार नहीं डालेंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये जो कैदियों की रिहाई की बातें हो रही है, जो इसराइली कैदी यरगुमाली है हमास की बात है, हमास इनको विदाउट डील के बगैर इनको रिलीज़ नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये जो 20 नकात, इस पर अमल दरामद करना मेरे नज़र में और मेरी गज़ा के अवाम की नज़र में उस पर तामील करना मुमकिन नहीं है। खासतौर पर ये भी तीसरा जो पॉइंट है, फ़लस्तीनी अवाम, मेरी बात आखिरी सुन ली, मैं आखिरी बात, फ़लस्तीनी अवाम, चाहे वो फ़लस्तीनी अवाम हो
या फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीमें, वो कहीं भी कभी भी बाहर की हुक्मरानी कबूल नहीं करेंगे। जो हुक्मरानी करेगा गज़ा फ़लस्तीन के ऊपर वो फ़लस्तीनी होगा। ये फ़लस्तीनी अवाम का मौक़िफ़ है। ये मुज़ाहमती जितनी भी मुज़ाहमती तंजीमें, हमास है, जिहाद इस्लामी है, अवामी महाज है, जितनी भी है, इनका भी यही मौक़िफ़ है कि जनाब हम पर जो भी हुक्मरानी करेगा फ़लस्तीनी होगा। बाहर से कोई भी हुक्मरानी हमें कबूल नहीं है। बिल्कुल, हमास की जानिब से देखना यह है कि क्या रद्द-ए-अमल आता है। बड़ी ज़बरदस्त बात कही जलाल साहब, वाकई कि हम को गैर मुसल्लह करके इस पर अमल दरामद नहीं कराया जा सकता। बहुत शुक्रिया आपका जलाल महमूद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे कि आने वाले टाइम में क्या मंजरनामा बन सकता है। सदर ट्रंप की जानिब से जो 4 रोज़ का अल्टीमेटम दिया गया है हमास को कि वो इस मुआहदे को माने और इस पर अमल दरामद करें, क्या होगा आगे जाके, क्या हमास अग्री करेगा और क्या 20 निकात पर अमल दरामद हो सकेगा, ये देखना बाकी। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे हुकूमती इत्तेहाद में दरारें, दूसरी जानी पीटीआई मुनकसिम होगा क्या। वेलकम बैक नाजरीन। पंजाब की वज़ीर आला और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात का सिलसिला जारी है। सैलाब से हमने देखा कि जब सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई तो पीपल्स पार्टी की जानिब से इंटरनेशनल कॉल का कहा गया, फिर उसके बाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड के हवाले से भी तजवीज़ दी गई पंजाब हुकूमत को। उसके बाद से लेकर अब तक मुख्तलिफ़ किस्म की बयानबाजी दोनों तरफ से की जा रही है। मरीम नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया है कि मुख्तलिफ़ सूबों को मुख्तलिफ़ फ़ंड्स दिए जाते हैं, लेकिन वो फ़ंड्स कहाँ खर्च होते हैं और अब सूरत हाल जो है वो कशीदा होती जा रही है। आखिर क्या इसके पीछे वजह है, इस पर बात करेंगे। मरियम नवाज और कमर जमान कायरा ने इस हवाले से अब तक क्या क्या गुफ्तगू की है, सबसे पहले प्रोग्राम में वो शामिल करते हैं। बाद में इमरान साहब से इस पर कमेंट लेंगे। हम अगर कहते हैं कि ये मुनासिब नहीं है तो आप कहें जी कि ये पंजाब पे हमला हो रहा है। पंजाब के मामलात में मदाखलत करना बंद करें। मेरा पानी है, मेरा पैसा है, मेरा सारा कुछ है, आपको क्या तकलीफ है? पहले मैं बहुत चुप रही। इसके जवाब में अगर सिंध से भी इसी तरह की आवाजें उठे तो क्या बनेगा? मरियम नवाज शरीफ पंजाब के अवाम की जिम्मेदार है। हम पंजाब के अवाम की तरफ उठने वाली उंगली मरियम नवाज तोड़ दे। आप ये कहें कि मैं किसी को बोलने नहीं दूंगी, जबान बंद कर दूंगी, हाथ तोड़ दूंगी, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। पंजाब के अवाम की बात, उनकी इज्जत नफ्स की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी तो और कौन करेगा? और इस पे मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। इमरान साहब, सैलाबी सूरत हाल से ये मामला शुरू हुआ और अब मामला वसाइल और पानी की तकसीम तक पहुंच गया है। क्या समझते हैं ये जो टसलबाजी दोनों तरफ से चल रही है, आपको नहीं लगता कि ये सियासत के लिए या मुल्क के लिए बड़ा ख़तरा आने वाले टाइम में बन सकता है? ज़ाहिर मुझे नहीं लगता। अच्छा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि मुझे इसलिए नहीं लगता कि मुल्क की सियासत के लिए बड़ा ख़तरा बन सके कि पहले आप थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ लें जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये दोनों इस वक्त हुकूमत में, दोनों इत्तेहादी हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब मामला ये है कि दोनों अगर हुकूमत में तो किस तरह से है कि आसिफ अली जरदारी साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है वो सदर मुमलिकत के ओहदे पर फाइज है जी, और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ रखते हैं वो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। अब मामला ये है कि जब दोनों ये अपने अपने ओहदों पर बैठे हैं तो उस वक्त तक तो ये मामला कभी भी ख़राब नहीं होगा। अलायंस तो ख़राब हो सकता नहीं, हो सकता उसकी नहीं हो सकता, ये तोड़ने की बातें की जा रही हैं। इसीलिए तो समझा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं हो सकता। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इन दोनों को इकट्ठे टेबल पे बिठाने और इन दोनों को इकट्ठे हुकूमत में बिठाने और ये अलायंस बनाने में एक तीसरा फरीक शामिल है, और वो जो तीसरा फरीक है वो जब तक इनको इशारा नहीं करता ये दोनों अपनी अपनी पोजीशन से हिलेंगे नहीं। अच्छा, ये इसी तरह पे नौकरी करेंगे। अच्छा, हल्की फुल्की मौसीकी होती रहेगी ताकि वो कहते हैं ना कि लहू गरबाने के लिए भी ना कुछ होना चाहिए। तो ये अपने कारकुन को ये भी तो बावर कराना चाहते हैं ना कि हम एक दूसरे के खिलाफ हैं, क्योंकि इलेक्शन आफ्टर ऑल इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ना। अच्छा इमरान साहब, यहाँ तो इख्तलाफात हमने देखे मुख्तलिफ़ किस्म के हैं और इवन सुलह सफाई की कोशिश भी की गई है कुछ फरीकैन की जानिब से, लेकिन कुछ नहीं हो सका। तो ऐसा ही लग रहा है कि फिर तो ख़तरे की बात ही है कि एक अलायंस अगर इनका ख़राब होता है तो आप नहीं समझते कि बड़ा ख़तरा जो है वो PMLN के लिए भी है, पीपल्स पार्टी के लिए भी है? मैं आपसे सुलह की तरफ भी नहीं जा रहे ना, वो अर्ज कर रहा हूँ कि सुलह ही सुलह है। अच्छा। रावी सब ये सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए, ये दिखावे के लिए सब, ये सिर्फ देख, ये अपने अपने कारकुनों को खुश रखने के लिए, मुतमिन रखने के लिए, अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए है।
अंदर खाने कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिससे हुकूमत को कोई खतरा हो या इनके अलायंस को कोई खतरा हो। अच्छा इमरान साहब, यहाँ के इख्तिलाफात के बाद आपसे इस पर मैं कमेंट लेना चाहूँगी, जो अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर के दरमियान जो इख्तिलाफी बातें सामने आ रही हैं, इस पर आपका क्या टेक है, क्या समझते हैं, क्या सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हम तो शुरू से कहते हैं कि असल में वो एक सियासी जमात इस तरह की है कि जिसमें सियासी ट्रेनिंग नहीं है। इख्तिलाफात तो हर सियासी जमात में होते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ इमरान खान की ज़ात है, और इमरान खान साहब क्योंकि इस वक्त जेल में है, लिहाजा बाकी जो लोग हैं उनके आपस में इख्तिलाफात हैं और वो सामने वक्तन फ़ोक्तन आते रहते हैं। लेकिन अब अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं और जिस तरह से अलीमा खान के हवाले से उन्होंने ये कहा कि उनका बराह रास्त एक एजेंसी के साथ ताल्लुक जोड़ दिया, तो अगर वाकई ही इस तरह की बात और फिर आम को कारकुन करे या कोई लीडर करे तो बात और तरह से है। उनका एक सिटिंग जो चीफ मिनिस्टर है, अगर वो ये बात कर रहा है, और जो आम तौर पे ये भी समझा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट के भी करीब हैं, उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ताल्लुकात है, तो अगर उनके मुंह से ये बात निकलती है, अगरचे बैरिस्टर गौहर ने इस हवाले से बयान दिया है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अलीमा खान के किसी के ने या पार्टी के किसी भी फैमिली मेंबर ने 2 साल में पार्टी के बारे में कोई जो है इंटरफेरेंस नहीं की, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि कुछ तो है। बानी पीटीआई भी कई बार अपने मतलब बहनों के बारे में या अपनी अहलिया के बारे में पोजीशन क्लियर करते रहे कि इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से अगर इस किस्म की आवाज़ें उठ रही हैं उनकी बहनों के मुतालिक और इस किस्म की आवाज़ें, तो क्या समझते हैं बानी पीटीआई का रिएक्शन क्या होगा अली अमीन गंडापुर की स्टेटमेंट के बाद? कुछ नहीं, रिएक्शन कोई होता तो हो जाता, अभी तक तो कोई रिएक्शन नहीं है। इसका मतलब है रावी साहब चैन लिख रहा है। तो इमरान साहब, इनकी सियासी पोजीशन कमजोर नहीं हो रही फिर इस किस्म की बयानबाजी से, अगर अंदर इख्तिलाफात इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं? ज़ैनब, बात सीधी सी है कि ये बात कहना कि जी बुशरा बीबी का या अलीमा खान साहबा का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये तो आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात करती है ना, क्योंकि जब वो सियासी बयानबाजी करती हैं, जब वो आके मीडिया टॉक करती हैं, जब वो आके इवन बुशरा बीबी जब जेल में नहीं थी तो आप देखती थी उन्होंने पार्टी के इजलास की सरबराही भी की, केपी में जाके भी उन्होंने जो है ना चेयर किया इजलास को। तो ये फिर सियासी अगर ताल्लुक नहीं है तो क्या है? क्या आप इजलास की सरबराही कर देती हैं, आप लोगों को इंस्ट्रक्शन जारी करती हैं और फिर कहती हैं कि सियासत से बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वाज़ेह तकसीम नज़र आ रही है, और जिस तरह से एक तरफ हुकूमती इत्तेहाद में दरारें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आगे का लाहे अमल क्या होगा ये देखना बाकी है, और सियासी जो मौक़िफ़ है मुख्तलिफ सियासतदानों का इसके बाद क्या होगा ये दिलचस्प बात होगी। इसी से प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।